एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYP सेमेस्टर 1 आप सभी बच्चों के लिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया का टॉपिक वाइज देखिए हम लोग आपको वीडियो में बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में वो बता रहे थे। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में फंडामेंटल राइट्स और जो 5 ईयर प्लान होते हैं बेसिकली ये टॉपिक कवर करा दिया था। आज का ये वीडियो जो हमारा रहेगा इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, आपको नदियों से जुड़े हुए सवाल, पर्वत से जुड़े हुए सवाल और झारखंड में बेसिकली हमारे भगवान बिरसा मुंडा से जुड़े हुए सवाल आते हैं पेपर में, वो सवाल बता रहा हूँ। ये पूरा 4 से 5 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो भैया फिर से 10 नंबर कंफर्म रख लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से सवाल आता है। आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक कर लीजिए, आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि कैसे सवाल आपको पेपर में आ रहे हैं। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। शेयर करें, वीडियो हेल्पफुल यूजफुल लगे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अगर आप बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा तो जब भी न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल पाएगा। पूछने के लिए आप हमसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, और कोई भी नोटिफिकेशन आता है, जैसे हमने अभी ये चीज पढ़ा दिया, थोड़ी देर बाद आपको ये प्लेलिस्ट बेसिकली हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ये PDF जो रहेगा आपको अपलोडेड मिल जाएगा। तो आप वहाँ से पढ़ना चाहें तो वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेरी बात मान के चलिएगा कि आप इन सारे वीडियोस को एग्जाम से सेंटर तक कान में ईयरफोन लगा के बस सुनते चलिएगा। कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस अगर सुन के समझ के चले जाते हैं तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। पहला सवाल फंडामेंटल ड्यूटीज से, ठीक है, कि हमने जो फंडामेंटल ड्यूटीज है और आया हुआ सवाल है, हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज यानी जो मौलिक कर्तव्य है वो हमने किस देश से अडॉप्ट की। हमने अपना भारतीय संविधान जरूर बनाया, लेकिन हमने सभी देशों के संविधान को समझा, पहले पढ़ा, उसके बाद क्या क्या चीज रखनी चाहिए वो हमने अडॉप्ट किया, यानी वहां से उठाया बेसिकली, सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये फंडामेंटल जो हमारे ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य है हमने कौन से कंट्रीज से उठाया। तो USSR जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो सोवियत संघ अगर हिंदी में बोला जाए तो आप जानते हैं कि रसिया जो बेसिकली बहुत बड़ा देश था, लेकिन 1992 के बाद या 91 के बाद वो विघटित हुआ, यानी टूट गया बेसिकली। तो वर्तमान में तो चलिए रूस बचा हुआ सबसे बड़ा देश है, लेकिन वो पहले बड़ा ग्रुप था, उस ग्रुप का नाम था USSR। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, उसी देश से हमने क्या उठाया, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे जो मौलिक कर्तव्य, कि किसी भी व्यक्ति के कुछ देश के प्रति कर्तव्य होने चाहिए कि उन चीजों का आपको सम्मान करना पड़ेगा, देश के प्रति आपको हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा, कि जब भी कोई विकट परिस्थिति आप देश के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो ये जो कर्तव्य हमने बेसिकली कहां से लिए, तो USSR कॉन्स्टिट्यूशन से बेसिकली हमने उठाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारे जो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, ये संविधान के किस अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया या रखा गया, हमें बताना है। अनुच्छेद 32, 50, 51 या 51 है। तो याद रख लीजिएगा आर्टिकल 51A जो है बेसिकली आर्टिकल 51 है, अनुच्छेद 51 है, इसमें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, हमारे संविधान के, आपको मालूम हमारे संविधान को कुछ भागों में बांटा गया, तो किस भाग में हमारे भारतीय संविधान के ये फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया, ये भी पूछा जाता है। तो याद रख लीजिएगा भाग 4A में हमारे पास क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, यानी हमारे मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनकरप्टेड द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमने बेसिकली क्या किया अपने संविधान में, जैसे हमने संविधान बनाया, संविधान में हमने क्या किया, कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। चेंज करने के साथ जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ उसमें हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मॉडिफाई का नाम होता है बेसिकली अमेंडमेंट होता है, यानी संशोधन करते हैं। तो कौन सा संविधान का संशोधन के द्वारा हमने बेसिकली क्या किया, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसे हमने जोड़ा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो संविधान का बेसिकली कह सकते हैं हमारे पास 40वां था, 44वां था, या 42वां संविधान संशोधन था, या 50वां था। तो याद देख लीजिएगा 42वां संविधान संशोधन था, जिसके थ्रू हमने क्या किया, जो फंडामेंटल ड्यूटीज को उसको हमने बेसिकली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में से क्या किया, ऐड किया, ठीक है। फिर अगला बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज। इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी यानी आपका एक मौलिक कर्तव्य क्या है। क्या आज सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, आपको पब्लिक प्रॉपर्टी का क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। क्या ये बात सही लगता है, हाँ भैया ये बात तो मुझे सही लगता है। क्या प्रोटेक्ट करना चाहिए हमारे देश को सोवरेनिटी से, इंटीग्रिटी से, यूनिटी, हमारे भारत की अखंडता को हमेशा बरकरार रखना, ये भी बात भी सही है। क्या हमें अपने अंदर जो हमारे साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म, मानवता का विकास वो लगातार करना चाहिए, हाँ ये बात भी सही है। यानी सभी कथन जब सही है तो ऑप्शन नंबर क्या, डी नहीं हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा, सही जवाब। अगला सवाल है, व्हेन फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी हमने आपको क्या पढ़ाया कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको 42वां संविधान संशोधन करके हमारे संविधान में जोड़ा गया था, लेकिन हमने इसे कौन से देश से उठाया था, तो USSR से उठाया था। लेकिन कौन सा साल था हमें ये बताना, जब हम इसे ऐड किया, तो ये था वर्ष 1976 था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपसे बच्चों ने पूछा हुआ है, एट प्रेजेंट हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
हमारे भारतीय संविधान में टोटल कितने मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है? इस सवाल का जवाब तो मैं बता रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे मौलिक कर्तव्य सॉरी मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, सभी का सभी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आप सही बच्चों के लिए हम लोग इतना हेल्पफुल करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि भैया वीडियो को लाइक करना है, और जितने भी आपके पढ़ने लिखने दोस्त हैं उन सभी को शेयर कर देना है। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आपके लिए हमने जो मेहनत की वो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारे संविधान में वो बेसिकली कितने टाइप के समय हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं, तो टोटल 11 टाइप के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला, अभी हमने आपको बताया था कि हमारे जो संविधान है बेसिकली उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज उसको किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया, तो आर्टिकल 51 है, याद रखिएगा 51 है, इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला गया फंडामेंटल राइट्स को हमने बेसिकली किस प्रकार इन्फोर्स किया, हमें बताना है। तो हमने क्या किया, देयर आर नो प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐसा कोई ये नहीं है कि भैया डायरेक्ट हम लोग कोई चीज़ जोड़ सकते हैं, और ना ही जो सैंक्शन कर सकते हैं कि कोई चीज़ से बचाने के लिए हम लोग। तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर है। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी एडवोकेटेड फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए इनमें से कौन सा बेसिक कमेटी था जिसने क्या किया था, फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे भारतीय संविधान जोड़ना चाहिए। वर्मा कमेटी, सरकारिया कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, या फिर स्वर्ण सिंह कमेटी। तो कौन सा कमेटी था, ये स्वर्ण सिंह कमेटी था, जिसके अंतर्गत इस बात को उठाया गया कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ना चाहिए हमारे पास। फिर विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी। आप खुद बताइए, आपका फंडामेंटल ड्यूटी मतलब होता है देश के प्रति आपका जिम्मेदारी। आपको पब्लिक प्रॉपर्टी का सुरक्षा करना चाहिए, हाँ भैया एकदम सुरक्षा करना चाहिए। आपको जो भी देखिए हमारे जो भी हेरिटेज कल्चर है या कल्चर से जुड़े हुए, संस्कृति से जुड़े हुए जो भी चीज़ है उनका बचाव करना चाहिए, उनको संरक्षित करना, ये बात भी सही है। आपको भाईचारा बढ़ाना चाहिए, ये बात भी सही है। लेकिन टू ओबे द पेरेंट ये आपका आत्मगुण होना चाहिए, या फिर कहा जाए ये खुद का सेल्फ ड्यूटी होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं अपने परिवारजनों का, अपने से बड़ों का आदर सत्कार। ये आपका सेल्फ ड्यूटी होता है, ना कि ये फंडामेंटल ड्यूटी होता है, क्योंकि ये आप अपने व्यक्ति के अपने अंतर्गत ये विचार आता है। लेकिन देश के प्रति जो काम होगा उसे फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास। फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ये नहीं होगा। ऑप्शन डी बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी टू ओबे द पेरेंट्स ये नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम्स अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटी इन इंडिया। इनमें से कौन सा हमारे पास हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप खुद बताओ, अनटचेबिलिटी को क्या बढ़ावा देना, या ये सब चीज आपका अनटचेबिलिटी से जुड़ा हुआ चीज, क्या ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है? भैया नहीं आता ये। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जितने भी सवाल है 30 नंबर कोई काम का नहीं है, पेपर में आएगा नहीं। जो सवाल आएगा नहीं हम उसे पढ़ाने वाले भी नहीं आपको। यहाँ है हाउ मेनी ड्यूटीज वेयर इन द, हमारे जो बेसिकली संविधान जब क्रिएट हुआ था, ये सवाल ध्यान से पढ़िएगा। जब सभी हमने आपको पढ़ाया कि टोटल हमारे पास 11 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, लेकिन जब हमारा भारत अब कब जुड़ा था, 1976 में। कौन सा संविधान था, 42वां संविधान संशोधन था, उसके तहत जोड़ा गया था, यूएसएसआर से हमने लिया था। लेकिन यहाँ पूछा गया हमारे पास कि जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उस टाइम हमारे पे कितना फंडामेंटल ड्यूटीज था। भैया जब 1976 में जोड़ा गया, जब पहले था ही नहीं, तो क्या ऑप्शन नंबर डी 0 नहीं हो जाएगा? आप खुद बताओ। तो खुद एक कॉमन सेंस आपका क्रिएट हो जाएगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। फिर बताइए इनमें से कौन सा आपको फंडामेंटल ड्यूटीज है। भैया आपको क्या करना है, अपने सिंगल रीजन को बेसिकली क्या करना है, प्रमोट करना है, बढ़ावा देना है, ये बात सही होगा, ठीक है। फिर आपको मालूम है जो 46वां कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी 46वां बोल रहा हूँ, 86वां हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जो कि 2002 था, उसमें ड्यूटीज बेसिकली इसमें रखा गया था कि जो पेरेंट्स और गार्जियन है बेसिकली उनको क्या करना चाहिए, हर बच्चे को बेसिकली एजुकेशन देना। लेकिन कितने साल की उम्र के बच्चे तक को रखा गया सरकार द्वारा, तो 6 से लेकर 14 साल तक था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें अपने देश की अखंडता, एकता और बरकरार रखना है ये चीज को। ये कौन सा फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज है, क्या है, खुद बताओ ना भैया। ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है। फिर इनमें से कौन सा हमारे पास अमेंडमेंट बेसिकली हुआ था, कैन बी अमेंडेड बाय, इनमें से कौन सा हो सकता है फंडामेंटल ड्यूटीज, क्या होता है राइट्स, या फिर देखिए सभी चीज़ों को बाद में बेसिकली क्या किया, अमेंडमेंट किया गया। यानी इसमें हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ है, सभी चीज अमेंड किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1 2 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि आप लोग इसे पढ़ चुके हैं। कौन सा संविधान, जो संविधान संशोधन है उसके थ्रू हमने क्या किया, फंडामेंटल ड्यूटीज को अपने जोड़ा। तो भैया अभी जस्ट बताया था 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। फिर अगला बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ दिया हुआ है, तो आर्टिकल 51 में दिया, उसके बारे में जानकारी। 6 से लेकर 14 साल तक में बेसिकली कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, ताकि सभी बच्चों को क्या करना चाहिए, 6 से लेकर 14 साल तक के जितने बच्चे सभी को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी सरकारी स्कूलों में। तो ये 86वां हमारे पास संविधान संशोधन था, ठीक है। अगला सवाल है आपसे बच्चों के लिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एंडेड। कौन से फंडामेंटल, देखिए सब बेसिकली कब हमारे पास पूछा गया सवाल में कि जो फंडामेंटल हमारे ड्यूटीज है, ठीक है, उसको लाया गया था, हमारे पास जोड़ा गया फंडामेंटल ड्यूटीज में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था हमारे पास। फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर 51A, ठीक है, इज कन्फाइंड टू प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर के प्रति, पब्लिक सर्वेंट या ऑल दोज हु रन पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय या सिटीजन ऑफ इंडिया। आप खुद बताओ जो फंडामेंटल ड्यूटीज ये किसके लिए काम करता है। भैया हमारे भारत के सभी नागरिकों का काम है कि अपने देश को क्या करना है, बढ़ावा करना है, अपने देश की चीज़ों का सुरक्षा करना है, ये सभी सिटीजन ऑफ इंडिया का काम है हमारे पास। अगला सवाल आएगा नहीं, मत देखना, कोई काम का नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगला है प्रोटेक्शन, आपको करता है बेसिकली द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ, आपको अपने इन्वायरमेंट को क्या करना है, बेसिकली प्रोटेक्ट करना है, इंप्रूव करना है, ठीक है, जिसमें फॉरेस्ट हो यानी जंगल हो, वाइल्ड लाइफ हो आपकी कंट्री का। ये कौन सा चीज़ के अंतर्गत आता है, तो देखिए ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी तो है ही, लेकिन ये आपका डीपीएस पे भी, जिसे हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज इनेक्टेड इन पार्ट 4 भाग 4 में इसके बारे में वर्णन है, जहां पर डीपीएसपी क्या बेसिकली मैंडेट किया गया लोगों को। तो लाइक डीपीएसपी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मैंडेट टू पीपल, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास, इस छोड़ दीजिए यहाँ पर, अगला यहाँ से आएगा नहीं है सवाल, ठीक है। आर्टिकल 51 है, क्वेश्चन नंबर 13 आता है कि हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज से जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा टॉपिक जो रहता है कंप्लीट होता है हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज से। तो जो भी बच्चे फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ना चाहें, ड्यूटीज हमने पढ़ा दिया, इससे पहले वाला वीडियो में राइट्स पढ़ाया हुआ था, तो अगर आप उसमें पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से देखिए सवाल आता है बिरसा मुंडा जी से जुड़ा हुआ, ठीक है, बिरसा मुंडा जी से, पर्वत से, नदियों से जुड़ा हुआ सवाल आता है, उस चीज़ को हम लोग कवर करते हैं। पहला सवाल है बिरसा मुंडा जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। यहाँ जिला नहीं पूछा है, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। रांची में एक जगह है, इसका नाम है उलीहातू, ठीक है, वहां भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उलीहातू इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस जिले में हुआ था, माफ करिएगा हमने अभी रांची जिला बोल दिया, ठीक है, माफ करिएगा उच्चारण उल्टा हो गया। खूंटी जिला था, जिसमें एक जगह आता है इसका नाम उलीहातू, वहां पर उनका जन्म हुआ था। तो बिरसा मुंडा जी का जन्म खूंटी के खूंटी जिले के अंतर्गत उलिहातू नामक स्थान पे हुआ था। दूसरा सवाल, इनकी जन्म तिथि बताना है, और इनका जन्म तिथि बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि भैया 1875 को, ठीक है, आपको 2 डेट यहाँ से याद रखने हैं। देखिए 2 सवाल पूछा जाता है कि झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ, और झारखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 नवंबर को हम लोग हर वर्ष मनाते हैं। किनका जन्म तिथि है, तो ये हमारे पास भगवान बिरसा मुंडा जन्म तिथि है। 15 नवंबर कितना, 1875, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल, बिरसा मुंडा जी के बचपन का नाम क्या था, ठीक है, जतरा मुंडा, जबरा मुंडा, दाऊद मुंडा या गया मुंडा। तो उनके बचपन का नाम ऐसे इंटरनेट में जानकारी दिया हुआ है कि दाऊद मुंडा था, ठीक है। अगला है बिरसा मुंडा के जो धार्मिक गुरु कौन थे, वो थे आनंद पांडे, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। अगला सवाल है, अब यहाँ से सवाल शुरू होता है जो कि नदियों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नदियों से जुड़ा हुआ सवाल है कि अमरकंटक एन इंपॉर्टेंट पेनिसुलर रिवर, एक क्या है हमारे पास, प्रायद्वीपीय नदी है, शायद हिंदी में बोला जाता है इसे, लेकिन ये किस स्टेट में बहती है आपको बताना है। अमरकंटक की पहाड़ियाँ गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो अमरकंटक याद रखिएगा महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र बोलो से माफ करिए, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ ऑप्शन अटर पटर कर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा मध्य प्रदेश क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेम द लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया, जो साउथ इंडिया नहीं हमारा जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में एक नदी है जो सबसे बड़ी नदी है, उसका नाम क्या है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या महानदी। तो उस नदी का नाम याद रखिएगा गोदावरी है। तो ऑप्शन नंबर लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया क्या हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा। अगला है विच रिवर इज कॉल्ड बंगाल सौरो। बंगाल सौरो मतलब बंगाल का शोक नदी किसे कहा जाता है। देखिए आपको मालूम है कि बिहार का जो शोक नदी है क्या कोसी नदी को कहा जाता है। हर बस बिहार में जो बाढ़ आता है वो कोसी नदी के कारण आता है, और लेकिन बंगाल में जो बाढ़ आता है या बंगाल में जो लोग पानी के कारण बेसिकली दिक्कत झेलते हैं, तो ये कौन सा नदी है। तो अगर आपको मालूम होगा कि ये दामोदर नदी नहीं है, याद है आपने कभी मैथन डैम कभी गए होंगे, आप में से जो भी छात्र छात्राएं कभी अगर मैथन डैम गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा वहाँ पर कौन सा नदी है बेसिकली। तो भैया दामोदर नदी ही तो है, वो है। द मैथन डैम गए होंगे आप, पंचेत गए होंगे, ये सब कुछ बेसिकली हमारे झारखंड देखिए डैम्स की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे झारखंड में पानी की कमी देखने को मिलती है। भैया डैम सबसे पहला जो भारत का डैम बना था, अगर आपको याद होगा, अंग्रेजों ने बनाया था, वो मैथन डैम था, ठीक है। इसमें बहुत 5 प्लॉट रखा गया था, 5 डैम बनाने के झारखंड रख सके, उनमें सबसे पहला शायद लक्ष्य मैथन डैम को रखा गया था। तो बंगाल में जो बाढ़ आता है वो किसके कारण आता है, तो दामोदर नदी के कारण आता है। लेकिन बिहार में पूछ लेगा तो बिहार में याद रखना कोसी नदी के कारण आता है हमारे पास। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दामोदर इसका राइट आंसर होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन इंडिया इज शेयर्ड बाय लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट। इनमें से कौन सा नदी है बेसिकली हमारे भारत का जो कि बहुत से स्टेट से शेयर होकर आता है, ठीक है।
तो महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तो ये गोदावरी हो जाएगा जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बी नंबर या फिर डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। नर्मदा रिवर राइजेज नियर, जो नर्मदा नदी है बेसिकली अभी हमने बताया कि अमरकंटक की पहाड़ियां मध्य प्रदेश जुड़ी हुई है, और नर्मदा जो नदी है बेसिकली ये कहाँ से निकलती है, वो अमरकंटक से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर अमरकंटक इसका राइट आंसर होगा। फिर विच इंडियन स्टेट इज नॉन अ लैंड ऑफ 5 रिवर, देखिए 5 नदियों का भूभाग या 5 नदियों का आब कौन से हमारे भारत का राज्य कहा जाता है, क्या वो नाम पंजाब नहीं है? कमेंट बॉक्स में चलिए आप लोग बताइएगा कौन कौन से 5 नदी है, ठीक है, ब्यास है, और भी बताइएगा आप लोग, सतलुज है, कौन सा 5 नदी है जिससे बेसिकली पंजाब का नाम पड़ा है, ठीक है हमारे पास, तो वो बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। फिर अगला है रिवर वर्धा, वर्धा नदी जो बेसिकली इज द ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी मतलब होता है सहायक नदी, किसकी सहायक नदी है, वर्धा नदी। हमें हमसे पूछा जाता है, देखिए गंगा से जुड़े हुए, जैसे भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो भैया आप जाइए गंगा पास, ठीक है, 2500 किलोमीटर लगभग राउंड फिगर पे। लेकिन अगर देखिएगा भारत से भी मतलब गंगा से भी जो नदी बेसिकली जो बड़ी नदी हमारे पास है वो है सिंधु नदी, लेकिन वो भारत में टिकती नहीं, वो वहां से पंजाब चली जाती, पंजाब छोड़ो, पंजाब के वाई रूट क्या होती है, पाकिस्तान चली जाती है, लेकिन भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो गंगा रहती है हमारे पास। तो वर्धा जो है किसकी ट्रिब्यूटरी हमारे पास सहायक नदी है, वो है गोदावरी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, बताइए क्या होगा, दुनिया की सबसे लंबी नदी बताना है, बड़ी नहीं बताना है, लंबी नदी बताना है। तो आप सभी बच्चे जानते होंगे नील नदी जिसे हम कहते हैं, तो नाइल रिवर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में इसका राइट आंसर है, ये सी में राइट आंसर है हमारे पास, ठीक है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, इनमें से कौन सा एक नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है, गोमती, गंडक, कोसी या चंबल। तो राइट आंसर याद रखिएगा चंबल, जो कि किसकी सहायक नदी है, वो यमुना की सहायक नदी होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। द अल्टरनेट ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, आपको मालूम होना चाहिए कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है जो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश ये सब जगह से आसाम उसाम हो से निकलती है, ठीक, मतलब बेसिकली आती है वह बाहर से, आती है हिमालय के बाहर से और एंटर करती है भारत में अरुणाचल प्रदेश तरफ से। लेकिन इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम पता है क्या है, सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है इसे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सांगपो। टी मत पढ़ लीजिएगा, टी साइलेंट है यहाँ पर, सांगपो इसका नाम होता है हमारे पास। अगला है द वैगई रिवर, वैगई जो नदी है बेसिकली वो कहाँ निकलती है हमें बताना है, अगस्तियार में या कार्डेमम हिल्स में या कोली हिल्स में या फिर वरुसंधु में हिल्स में। तो ये निकलती है बेसिकली का कार्डेमम की जो पहाड़ी है वहां से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, या बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कोलकाता, आपको मालूम होगा सिटी ऑफ जॉय, ठीक है, कौन से नदी के किनारे बेसिकली बसा हुआ शहर है। तो आप तो एकदम भैया बहुत सारे अच्छे गए भी होंगे, और बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं जो बच्चे हैं वो बंगाल से बिलोंग करते हैं, मोस्टली आसाम बोल रहा हूँ, माफ करिएगा, आसनसोल से, रानीगंज से, दुर्गापुर से, कुछ बच्चे वर्धमान से भी आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। तो कोलकाता जो है बेसिकली वो कौन से नदी के किनारे है, तो हुगली नदी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है इंडिया लॉन्गेस्ट पेरिनियल रिवर, मतलब प्रायद्वीपीय नदी सबसे बड़ी कौन सी है भारत की, तो वो है हमारे पास गंगा नदी है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर विच रिवर हैज ए सोर्स आउटसाइड ऑफ इंडिया, इनमें से देखिए कौन सा जो नदी है जिसका सोर्स मतलब बाहर से बह के आती है, रवि, ब्यास, झेलम या फिर ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, रिवर्स फ्लोज इन द अरेबियन सी, इनमें से कौन सा नदी बह के अरेबियन सी में, अरेबियन बेसिकली जो कह सकते हैं अरेबियन सी में चला जाता है, ठीक है, कावेरी, गोदावरी, गंगा या नर्मदा। तो नर्मदा इसका क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल है कौन सी नदी पश्चिम की तरह उल्टा बहने वाली नदी का नाम बताना है, ठीक है, कावेरी, नेत्रावहिता, वैगई या ताम्बरबरनी या कृष्णा, गोदावरी या फिर नर्मदा या तापी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा और तापी जो रहती है बेसिकली वो नदी है जो भारत में उल्टी साइड से बहती है, मतलब पश्चिम को बहने वाली रिवर ये दो है, नर्मदा और तापी, याद सॉरी तापी बोलो, ताप्ती, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इन द बे ऑफ बंगाल, देखिए बंगाल की खाड़ी में इनमें से कौन सी नदी नहीं जाती है, भैया गंगा भी जाती है, कृष्णा भी जाती है, गोदावरी जाती है, लेकिन नर्मदा नहीं जाती, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। द रिवर बेसिन विच इज कॉल्ड, एक रिवर बेसिन है बेसिकली हमारे पास जिसे रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, दामोदर, हुगली, स्वर्ण रेखा या फिर गोदावरी। तो इसे कहा जाता है दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, भारत का रूर कहा जाता है इसे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दामोदर।
अगला सवाल है द रिवर यमुना फाइनल, देखिए जो यमुना रिवर बेसिकली कहाँ समाप्त हो जाता है, तो ये इलाहाबाद में जाके नहीं, वर्तमान का प्रयागराज में जाके क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर विच रिवर फ्लो वेस्टवर्ड, अभी आपने बताया नर्मदा और ताप्ती दो नदियां बेसिकली जो वेस्ट की तरफ बहती है, तो ऑप्शन नंबर नर्मदा दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लेंगे। फिर इलाहाबाद टाउन इज सिचुएटेड, इलाहाबाद जो बेसिकली शहर बेसिकली, या कहा जाए भैया गुजरात की जो राजधानी चलिए अहमदाबाद है, इलाहाबाद बोल रहा हूँ, माफ करिएगा। अहमदाबाद बेसिकली जो टाउन है वो कौन से रिवर के किनारे बसी हुई है, ठीक है, तो ये साबरमती नदी आपने नाम सुना होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर यहाँ से एक सवाल आता है, आप प्रीवियस पेपर चेक कर लेना भैया, आएगा 100% सवाल आएगा, वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है, तो याद रखिएगा 4 नंबर हो जाएगा। सबसे पुराना वेद अगर आपसे पूछे तो सबसे पुराना वेद होता है हमारे पास ऋग्वेद, ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा, वो है ऋग्वेद। अगला सवाल है ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, तो ऋग्वेद में हमारे पास कमेंट बॉक्स बताना है कितने मंडल होते हैं। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो कौन से वेद में इसके बारे में जानकारी मिली है, तो ऋग्वेद जो सबसे पुराना है उसके बारे में जानकारी मिलती है। अगला सवाल है गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के किस मंडल में इसका उल्लेख हुआ, ये भी बताना है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे बनाई है हमें बताना है, ठीक है, या सरस्वती नदी को माना जाता है, चलिए यहाँ आंसर मिल गया आपको, तो लिख लीजिएगा सरस्वती नदी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है हमारे पास, आयुर्वेद, मंत्र या संगीत या योग, तो मंत्र का इसमें उल्लेख किया गया हमारे पास ऋग्वेद में। सामवेद में किसका उल्लेख है, कर्मकांड, मंत्र का, आयुर्वेद का या संगीत का, तो इसमें बेसिक सामवेद में क्या है हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें किसका बताना, संगीत का बारे में बताएगा सामवेद, यानी म्यूजिक से जुड़ा हुआ कौन सा वेद है हमारे पास, वो है सामवेद, ठीक है। यजुर्वेद में किसका उल्लेख था, तो कर्मकांड का उल्लेख याद रखिएगा, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है हमारे पास, कर्मकांड का। फिर अगला सवाल आपसे बच्चों के लिए, ऋग्वेद में कुल ऋचाओ मंत्रों या त्रिचाओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है हमें ये बताना है। और सबसे नया वेद कौन सा हमारे पास, तो वो अथर्ववेद है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो बेसिकली हमारे पास जो मुंडकोपनिषद है हमारे पास, इससे वो बेसिकली लिया गया सत्यमेव जयते हमारे पास। वेदांगों की संख्या, आया पेपर सवाल याद रखिएगा, वेदांगों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है बेसिकली। सबसे नया वेद अभी हमने बताया अथर्ववेद होता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद हो जाएगा। वेदांगों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगा मेरे पे। ऋग्वेद क्या है आपको बताना है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए कि आपको बताना है क्या जवाब होगा, 4 बताइएगा सही जवाब। सामवेद क्या है आपको ये बताना है, 4 ऑप्शन दिए किससे जुड़ा हुआ है। यजुर्वेद भी किससे जुड़ा हुआ है और अथर्ववेद भी किससे जुड़ा हुआ है, और यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। अथर्ववेद क्या है बताना है, 4 वेदों के नाम बताने हैं आपको, सीरियल वाइज बताने हैं। और यहाँ लीजिए सबका आंसर भी दिया हुआ, 1 का डी होगा, 2 का सी होगा, 3 का सी, 4 का बी, इस तरह आंसर मिलाना चाहे तो जो बच्चे मिला लीजिएगा, 5 का ए हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट के जो 5 क्वेश्चन है ना, ये वेद वाले, इन सभी का आंसर यहाँ बताया हुआ है, और आंसर जो बच्चे लिखना चाहे आप इसे देख के लिख सकते हैं। तो ये था पूरी हमारा अंडरस्टैंड इंडिया का आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को शेयर लाइक करने में बिल्कुल कमी ना करें, क्योंकि बहुत मेहनत से आप सभी बच्चों के लिए हमने ये पढ़ा है। तो लाइक शेयर करें, चैनल पे अगर नहीं हुआ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि इसी प्रकार नया वीडियो का आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।